समस्त ऊर्जा पहले किसमें कन्वर्ट होता है? एटीपी में। और एटीपी में कैसे कन्वर्ट होता है? तो कोशिकाओं में पहले से मौजूद रहता है क्या? एडीपी। इसको कहते हैं एडिनोसिन डाई फॉस्फेट। ये कोशिकाओं में पहले से मौजूद रहता है। और इस एडीपी और श्वसन के दौरान जो मुक्त होता है क्या? ऊर्जा। वह मिलकर के क्या बन जाता है दोस्तों? एटीपी बन जाता है। यानी कि श्वसन के दौरान कोशिकाओं के भीतर जो ऊर्जा बनते हैं वो समस्त ऊर्जा पहले किस में कन्वर्ट होता है? एटीपी में कन्वर्ट होता है। एटीपी को कहते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नोट में एटीपी में ट्राई की जगह डाई लिखा गया है तो उसको आप सही कर लीजिएगा। तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बनता है वह ऊर्जा किस में कन्वर्ट हो जाता है? एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे पहले एटीपी में ही कन्वर्ट होता है। इसलिए श्वसन को इस तरह से भी परिभाषित किया जाता है कि शरीर में एटीपी निर्मित करने की प्रक्रिया को ही श्वसन कहते हैं। या शरीर में जिस प्रक्रिया के जरिए एटीपी अणुओं का निर्माण होता है उसी प्रक्रिया का नाम क्या है? श्वसन। उसी प्रक्रिया का नाम क्या है दोस्तों? तो क्या श्वसन के दौरान निर्मित ऊर्जा को तुरंत खर्च कर लिया जाता है? श्वसन के दौरान ऊर्जा सबसे पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? एटीपी में कन्वर्ट होते हैं। और जब ऊर्जा की जरूरत पड़ती है ये एटीपी अणुओं को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। किसके मदद से? जल के मदद से। और जल के मदद से एटीपी को तोड़ना जल अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है? जल अपघटन कहलाता है। अंग्रेजी में हाइड्रोलाइसिस कहलाता है। जैसे ही ऊर्जा की जरूरत हुआ एटीपी अणु का क्या हो गया? हाइड्रोलाइसिस हो गया। हाइड्रोलाइसिस होने के बाद एटीपी बन गया, एक फॉस्फेट अणु बन गया और क्या मुक्त हो गया? ऊर्जा मुक्त हो गया। आप क्या देखें कि एटीपी बनने के लिए किसका जरूरत पड़ी? अब पुनः एटीपी टूटकर क्या बना दिया? इसलिए कोशिकाओं के भीतर कभी भी एडीपी की कमी नहीं होती है। बनने में एडीपी का यूज हुआ, फिर टूटा, एडीपी मुक्त हो गया। जितना यूज हुआ उतना फिर क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। इसीलिए कोशिकाओं के भीतर कभी भी एडीपी अणुओं की कमी नहीं होती है। क्लियर हो गया? श्वसन समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? शरीर में जिस प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा का निर्माण होता है उसी का नाम क्या है? श्वसन है। श्वसन की प्रक्रिया सजीवों के शरीर के प्रत्येक जीवित कोशिकाओं में होती है। श्वसन के प्रक्रिया के दौरान जो भी ऊर्जा बनते हैं वो ऊर्जा किस अणु में परिवर्तित हो जाते हैं? एटीपी। जब भी ऊर्जा की जरूरत होती है एटीपी अणुओं को क्या कर दिया जाता है? तो श्वसन के दौरान जो ऊर्जा बना हुआ ऊर्जा किस में कन्वर्ट हुआ? और जब भी ऊर्जा की जरूरत हुआ एटीपी टूटकर क्या मुक्त कर दिया? और ये एटीपी बनने और एटीपी टूटने की प्रक्रिया कोशिकाओं के भीतर लगातार चलते रहती है, कभी रुकती। अगर रुकी तो इसका सीधा अर्थ होगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। क्लियर हो गया? समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? श्वसन को एक बार सरसरी निगाह से रीडिंग मार दीजिए। तो अब उसके बाद हम आएंगे श्वसन के प्रकार पर। देख लीजिए क्या आप श्वसन की प्रक्रिया से पूर्ण रूप से समझे कि नहीं। तब आते हैं श्वसन के प्रकार पर। टाइप्स ऑफ रिस्पिरेशन। चैप्टर 7 नहीं हुआ है अभी, तुरंत बताए चैप्टर 7 के बारे में।
एटीपी क्या होता है? एटीपी विशेष प्रकार के मॉलिक्यूल्स है, अणु है, जिसको ऊर्जा करेंसी भी कहते हैं। तुम्हारा नोट किधर है जी? दारोगा बहाना कोई नहीं चलेगा कि नोट छूट गया, नोट बेच लिए क्या? तो आपसे पूछेगा कि शरीर में जिस प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा उत्पन्न होती है उसका नाम क्या है? श्वसन है। क्लियर? और ध्यान रखिएगा, कभी कभी लगता है सांस लेना छोड़ना ही क्या है? श्वसन है। सांस लेना छोड़ना श्वसन नहीं है, बल्कि श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है। अंतर यह है कि श्वसन में किस गैस का इस्तेमाल होता है? ऑक्सीजन का, जबकि सांस हम सभी गैस लेते हैं। अगर पूछ दे कि मानव कौन सा गैस सांस लेता है, तो जो भी अवेलेबल है सब कुछ लेता है। अगर वायु प्रदूषित है तो प्रदूषण को भी खींच लेता है। तो सांस हम सभी गैस लेते हैं, परंतु श्वसन में केवल ऑक्सीजन का उपयोग होता है। तो यह अंतर है। सांस लेना छोड़ना श्वसन नहीं है, सांस लेना छोड़ना श्वसन का एक छोटा सा हिस्सा है। सांस हम सभी गैस लेते हैं। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, जलवाष्प, जो कुछ भी वायुमंडल में है, सभी को हम सांस के द्वारा फेफड़ा में ले जाते हैं। लेकिन फेफड़ा के आगे सिर्फ ऑक्सीजन जाता है, जिसका श्वसन में क्या होता है? इस्तेमाल होता है। यानी श्वसन में जो ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है, उसकी भरपाई करने के लिए हम सांस लेते हैं। क्लियर हो गया ना? तो सांस लेना छोड़ना और श्वसन में क्या अंतर है, इस बात को आप समझ गए कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? श्वसन की प्रक्रिया के जरिए ऊर्जा किस रूप में निर्मित होते हैं? एटीपी के रूप में। अगर आपसे क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन आया कि एटीपी क्या है, तो एटीपी एक अणु है, मॉलिक्यूल्स है। और ये मॉलिक्यूल्स कैसे बनता है? तो एडीपी एक फॉस्फेट और ऊर्जा के द्वारा निर्मित, श्वसन के द्वारा निर्मित ऊर्जा से बन जाता है एटीपी। और पुनः जब ऊर्जा की जरूरत होती है, एटीपी का क्या होता है? जल अपघटन होता है, हाइड्रोलाइसिस होता है। आइए श्वसन के प्रकार को समझते हैं। श्वसन के प्रकार को, और श्वसन दो प्रकार के होते हैं। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है श्वसन का एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन, इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन, या इसका एक और नाम है अनॉक्सी श्वसन। तो हिंदी में दो नाम है, अंग्रेजी में सिर्फ एक नाम है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन की प्रक्रिया, श्वसन की प्रक्रिया कहां पर होता है? प्रत्येक जीवित, क्या मृत कोशिकाओं में भी श्वसन होगा? नहीं। मृत कोशिका में जीव द्रव होते ही नहीं, तो श्वसन होगा नहीं। तो श्वसन कहां पर होता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर। और जब सेल पढ़े थे तो आपको बताए थे कि श्वसन की प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं के भीतर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। आइए, पहला श्वसन है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। ऐसा श्वसन जिसमें जीवित, क्या मृत कोशिकाओं में भी श्वसन होगा?
नहीं। मृत कोशिका में जीव द्रव होते ही नहीं तो श्वसन होगा नहीं। तो श्वसन कहाँ पर होता है? तो प्रत्येक जीवित कोशिकाओं के भीतर। और जब सेल पढ़े थे तो आपको बताए थे कि श्वसन की प्रक्रिया जीवित कोशिकाओं के भीतर मुख्य रूप से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये पहला श्वसन है एनाएरोबिक रिस्पिरेशन, अवायवीय श्वसन या अनॉक्सी श्वसन। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न हो। ऐसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, वही श्वसन क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन कहलाता है। यानी कि अवायवीय श्वसन में ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहां पर ध्यान दीजिए कि श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस का इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना भी श्वसन होता है। और जो श्वसन ऑक्सीजन के बिना होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, वही श्वसन क्या कहलाता है? अवायवीय श्वसन। उसके बाद ये भी समझिए कि अगर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव है, अगर कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव है, तो ऐसी स्थिति में उन कोशिकाओं में भी कौन श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन होगा। यानी कि अवायवीय श्वसन दो परिस्थितियों में होता है, अगर कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन न हो या ऑक्सीजन अपर्याप्त हो, और दूसरा कोशिकाओं के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया ना हो। अब कहिएगा कि कौन से कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं? तो ये भी आपको हम पढ़ा चुके हैं। वो कौन सा किंगडम है दोस्तों? मोनेरा किंगडम के जीव। ठीक है, मोनेरा किंगडम के जीव प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं कि नहीं होते हैं? मोनेरा किंगडम जिसके अंतर्गत सबसे प्रमुख जीव जो है वो कौन है? बैक्टीरिया। और मोनेरा किंगडम जिसके अंतर्गत प्रमुख जीव बैक्टीरिया है, और यह प्रोकैरियोटिक कोशिका से बना होता है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया होता है? नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? अभाव होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अर्थात मोनेरा किंगडम के सभी जीवों में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? इसलिए मोनेरा किंगडम के जितने भी जीव हैं, खासकर बैक्टीरिया, उसमें केवल और केवल क्या होते हैं? अवायवीय श्वसन होते हैं। मोनेरा किंगडम के जीव अर्थात बैक्टीरिया में हमेशा और हमेशा कौन श्वसन? क्या बैक्टीरिया में कोई और श्वसन हो सकता है? नहीं हो सकता। अभी हम वायवीय पर आएंगे। तो अवायवीय श्वसन किन किन परिस्थितियों में हो सकता है? अगर कोशिका के भीतर ऑक्सीजन नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया रहने पर भी कौन श्वसन होगा? और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो कोशिका के भीतर ऑक्सीजन रहने पर भी केवल कौन श्वसन होगा? अवायवीय श्वसन। क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए कि कुछ जीव में हमेशा और हमेशा क्या होते हैं? जैसे मोनेरा किंगडम के जीव। लेकिन पौधे, जंतु, मानव के कोशिकाओं में भी अवायवीय श्वसन होता है। अब पौधे, जंतु, मानव के कोशिका में अवायवीय श्वसन कब होगा? जब उनके कोशिकाओं में किसकी कमी हो जाए? ऑक्सीजन की कमी हो जाए या ऑक्सीजन न हो। तो अवायवीय श्वसन कुछ जीवों में हमेशा होते हैं क्योंकि उनके कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, जबकि पौधे में भी अवायवीय श्वसन हो सकता है, जंतुओं में भी अवायवीय श्वसन हो सकता है, मानव में भी अवायवीय श्वसन हो सकता है। लेकिन जंतु में, मानव में, पौधे में अवायवीय श्वसन उस परिस्थिति में होगा जब उनके कोशिकाओं में किसी कारणवश ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाए या ऑक्सीजन की आपूर्ति बाधित हो जाए। क्लियर हो गया? बात को समझ गए? अब आइए कि अवायवीय श्वसन में क्या होता है। अवायवीय श्वसन में क्या होता है उसको समझ लेते हैं। अवायवीय श्वसन अगर बैक्टीरिया में हो, किसमें हो? बैक्टीरिया में हो, तथा किसमें?
पौधा में। अवायवीय श्वसन जब बैक्टीरिया में होता है और पौधा में होता है तो ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज का क्या होता है फॉर्मूला, और आपको बता देंगे कि श्वसन में केवल किसका यूज होता है, ग्लूकोज का। इसलिए हमारे भोजन का 60% सिर्फ कार्बोहाइड्रेट होता है, और जब कभी ग्लूकोज का कमी हो जाए तो बताए हार्मोन है जो ग्लूकोज बना देगा। तो अवायवीय श्वसन जब बैक्टीरिया में होता है और पौधा में होता है तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। और एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है। बैलेंस करिएगा तो इधर 2 इधर 2, 2 दूनी 4, 2 6 कार्बन हो गया, 5 दूनी 5 1 6 दूनी 12 हाइड्रोजन बैलेंस हो गया ना। तो अवायवीय श्वसन जब किसमें हो तथा तो ग्लूकोज के अणु टूट करके क्या बनाते हैं, इथाइल अल्कोहल बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और एटीपी बनाते हैं। अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु के टूटने से कितना एटीपी बनता है, 2 एटीपी बनता है। अवायवीय श्वसन के दौरान बैक्टीरिया में कौन अल्कोहल बनता है, अवायवीय श्वसन के दौरान पौधे के कोशिका में भी क्या बनते हैं। और ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया में हमेशा अवायवीय श्वसन ही होता है, लेकिन पौधा में हमेशा अवायवीय श्वसन, पौधे के कोशिका में अवायवीय श्वसन केवल उस परिस्थिति में होगा जब पौधे के कोशिका में कारणवश ऑक्सीजन की क्या हो जाए, कमी हो जाए। क्लियर हो गया, बात समझ गए। अवायवीय श्वसन के दौरान इथाइल अल्कोहल का निर्माण किन में होता है, अवायवीय श्वसन के दौरान इथाइल अल्कोहल का निर्माण किसमें होता है। अवायवीय श्वसन के दौरान एक ग्लूकोज के अणु टूट करके कितने एटीपी बनाते हैं, कितने एटीपी बनाते हैं, 2 एटीपी बनाते। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत दोस्तों। अब आइए कि अवायवीय श्वसन जब जंतु, भिन्न भिन्न प्रकार के जंतु या फिर मानव में होते हैं तो इथाइल अल्कोहल नहीं बनते। अवायवीय श्वसन जब जंतु तथा मानव भी जंतु के ही श्रेणी में आता है, ठीक है। तो अवायवीय श्वसन जब जंतु और मानव में होता है तब जंतु और मानव में पौधे और बैक्टीरिया के तरह इथाइल अल्कोहल न बन के लैक्टिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, लैक्टिक। तो जब जंतु और मानव में अवायवीय श्वसन होता है, और जंतु और मानव में अवायवीय श्वसन कब होगा, तो जंतु और मानव में अवायवीय श्वसन उस परिस्थिति में होगा जब उनके कोशिकाओं में ऑक्सीजन न रहे, क्योंकि इनके कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इनके कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन केवल उस परिस्थिति में होगा जब उनके कोशिकाओं में किसी न किसी कारणवश ऑक्सीजन की कमी हो जाए। और ऐसी स्थिति में जंतु और मानव के कोशिकाओं में ग्लूकोज के अणु टूट करके ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूट करके बनाता है इथाइल अल्कोहल, लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, C3H6O3। यह लैक्टिक एसिड का फार्मूला है। और कितना एटीपी, 2 एटीपी। और जंतु और मानव में अवायवीय श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण नहीं होता है, सीधे ग्लूकोज के अणु टूट करके क्या बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। बैलेंस करिएगा तो यहां पर 2 हो जाएगा। और अवायवीय श्वसन कहीं पर भी हो, एक ग्लूकोज का अणु टूट करके कितना एटीपी देगा, 2 एटीपी देगा। तो ध्यान रखिएगा, अवायवीय श्वसन के दौरान इथाइल अल्कोहल भी बनते हैं और लैक्टिक एसिड भी बनते हैं। इथाइल अल्कोहल भी बनते हैं और लैक्टिक इथाइल अल्कोहल का निर्माण किसमें होता है, जबकि लैक्टिक एसिड का निर्माण किसमें होता है। अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में टूटता है, और एक ग्लूकोज टूटने से कितना एटीपी,
और ध्यान रखिएगा कि अवायवीय श्वसन के दौरान बैक्टीरिया और पौधे के कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड भी निर्मित होते हैं, लेकिन जंतु और मानव के कोशिका में। क्लियर हो गया? बात समझ गए? अवायवीय श्वसन क्लियर? ध्यान यही रखना है कि बैक्टीरिया में हमेशा और हमेशा कौन श्वसन होगा, जबकि पौधे और जंतु मानव में अवायवीय श्वसन विशेष परिस्थिति में होता है हमेशा। कोई दिक्कत नहीं ना? आइए पहला प्रकार समझ गए। आइए श्वसन के दूसरा प्रकार। और श्वसन के जो दूसरा प्रकार है, श्वसन के जो दूसरा प्रकार है वो है दोस्तों एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन, इसको क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन, या इसका हिंदी में दूसरा नाम क्या है? ऑक्सी श्वसन। और वायवीय और ऑक्सी श्वसन होने के लिए कोशिकाओं के भीतर वायवीय या ऑक्सी श्वसन हो, कोशिकाओं के भीतर वायवीय श्वसन हो, इसके लिए दो शर्तों का पूरा होना जरूरी है। एक, ऑक्सीजन की उपस्थिति, और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। जब ये दोनों पर माइटोकॉन्ड्रिया का उपस्थिति, वायवीय श्वसन के लिए कौन से शर्तों का पूरा होना अनिवार्य है? पहली शर्त है कि कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन हो, वो भी पर्याप्त मात्रा में, और दूसरा कोशिकाओं के भीतर। ये दोनों शर्तें पूरे होने के बाद ही कौन श्वसन होगा? वायवीय श्वसन होगा। पौधे, जंतु, मानव में अधिकांशतः कौन श्वसन होते हैं? वायवीय श्वसन होते हैं। और वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं, और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एक ग्लूकोज के अणु टूटने से कितना? 38 एटीपी बनते हैं। रिएक्शन नोट में गलत है तो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है? गलत है ना नोट का रिएक्शन? सही रिएक्शन आपके सामने में है। वायवीय श्वसन के लिए कोशिकाओं के भीतर ऑक्सीजन और माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति अनिवार्य है, और इन दोनों शर्तों के पूरा होने के बाद वायवीय श्वसन होता है। वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के अणु ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और कितने एटीपी? 38 एटीपी। जहां अवायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज का अणु टूट करके केवल 2 एटीपी दे रहा था, वहीं वायवीय श्वसन में एक ग्लूकोज का अणु टूट करके कितना दे रहा है? समझे कि नहीं? तो श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? अवायवीय और किस श्वसन में ज्यादा ऊर्जा? वायवीय श्वसन में। क्या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन नहीं होगा? होगा। कौन होगा? अवायवीय होगा। क्लियर हो गया? और एक बात जानिए कि जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी कोई काम कर रहा है, ठीक है, तब वह उतनी तेजी सांस नहीं लेता है या नहीं ले पाता है, जिसके कारण उसके कोशिकाओं में ऑक्सीजन की क्या पड़ जाती है? और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होते ही कौन श्वसन शुरू हो जाता? जिसके कारण उसके शरीर में लैक्टिक एसिड बन जाता है। जब मानव कोई काम बहुत तेजी से करता है, ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में धड़फड़ा के क्या करता है, तो वह उतनी तेजी से सांस नहीं ले पाता है। अब